अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज से हम सेशन शुरू करने लगे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। छोटे छोटे स्लॉट्स में हम प्रोग्राम करेंगे 15 to 20 मिनट्स। और आज मैं शुरू करने लगा हूँ विद इकोनॉमिक टर्म्स जो मुझे बताए गए हैं कि ये बच्चों को क्लियर होने चाहिए, तो वो क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा मैं। पहले ट्रेड डेफिसिट, अक्सर आप सुनते रहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट क्या है। In simple words, when the exports of a country are less and imports are more, imports ज़्यादा हैं, exports कम है, this is trade deficit। 2021-22 में हमारा ट्रेड डेफिसिट above $40 billion या around $40 billion था। 2021 में हमारा ट्रेड डेफिसिट $31 billion था। 19-20 में हमारा ट्रेड डेफिसिट $27 बिलियन था। 2017-18 में हमारा $37 बिलियन था। तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला है इकानमी के लिए कि हमारे मुल्क से जो डॉलर निकल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ट्रेड डेफिसिट। एक्सपोर्ट बिल्स हमारे कम आ रहे हैं, इंपोर्ट बिल्स बेतहाशा हैं। 1 सेकंड, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या है? हम जो कहते हैं ना कि माली खसारा या बजट खसारा, हमारा जो बजट ईयर है 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून पे ख़त्म होता है। In simple possible words, when the collection of the state is less and expenditure is more, जब स्टेट कलेक्शन करता है वो टैक्स के ज़रिए कलेक्शन कर रहा हो, सबसे बड़ा और बार बार जो परमानेंट सोर्स है वो टैक्स है। दूसरा, वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेचते यानी प्राइवेटाइजेशन करे, लाइसेंस इशू करे वगैरह वगैरह, उसके ज़रिए वो टैक्स कलेक्ट करता है या ओवरऑल कलेक्शन करता है। दूसरी तरफ पे जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो कर्जा वापस करने पे जो पैसा लगता है, डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल बजट पे जो खर्चा होता है, सूबों को जो पैसा जाता है, 57.5% ऑफ द ओवरऑल कलेक्शन हमारा अंडर NFC किधर चला जाता है? सूबों के पास। डिफेंस बजट है, सब्सिडीज़ हैं, पेंशन्स हैं वगैरह। तो कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर, जब आपका कलेक्शन कम हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, दैट इज़ बजट डेफिसिट। 2020-21 में हमारा बजट डेफिसिट 4 ट्रिलियन था। 19-20 में 4.1 ट्रिलियन था। उससे पिछले साल हमारा कोई 3.8 ट्रिलियन या 3.9 ट्रिलियन था। और पिछले एक दहाई में हमारा कम से कम यानी ऑन एवरेज एवरी ईयर हमारा 3.5 ट्रिलियन प्लस माइनस रहा है। और इस साल हमारा जो डेफिसिट है वो शायद तारीख़ का सबसे ज़्यादा बजट डेफिसिट है। कोई मेरे ख्याल में 4.3 ट्रिलियन है, ये इससे ज़्यादा है। सो एक हमने किया ट्रेड डेफिसिट, दूसरा हमने किया बजट डेफिसिट। अच्छा, इसी के साथ फिर आप लोगों को एक और चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेमेंट करनी है या उसके पास जो पैसा आना है या पैसा जाना है, उस तमाम को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। मोस्टली हम यहाँ पे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंशन करते हैं तो वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट या डॉलर का इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स मेंशन करते हैं। डॉलर का इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स मेंशन करते हैं। हमारे मुल्क से सबसे ज़्यादा डॉलर किसके ज़रिए जाता है? ट्रेड डेफिसिट के ज़रिए, यानी इंपोर्ट बिल्स के ज़रिए जाता है। दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा किसके ज़रिए जाता है? दैट इज़ लोन के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 में हमने $43 अरब पे ऑफ किए और हमारे मुल्क में जो ओवरऑल डॉलर आया लोन के ज़रिए, रेमिटेंसेस के ज़रिए, सारा कुछ मिला के, फिर भी हमारे मुल्क में कोई $8 अरब की कमी रही।
تو جو بیلنس آف پیمنٹ کا اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، جو سب کچھ ملا کے یعنی آؤٹ فلکس اینڈ ان فلکس، اس کے بعد جو ڈفرنس رہ جاتا ہے وہ ہم بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کہتے ہیں. ٹھیک. ایک اور چیز ہے جو آپ کو کلیئر ہونا ضروری ہے، اینڈ دیٹ از اسی کے کنٹیکسٹ میں جو لون ہے، لون ہمارے اوپر انٹرنل سورسز کا بھی ہے، ایکسٹرنل سورسز کا بھی ہے. انٹرنل سورسز آئی ایم ایف اور کمرشل اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکس کا ہے، ایکسٹرنل آئی ایم ایف کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہے، سعودی عربیہ، یو اے، چائنا اینڈ the list goes on. جو ایکسٹرنل لون ہے وہ ہم نے ڈالر کی صورت میں لیا ہوا ہے، جو انٹرنل لون ہے وہ ہم نے پی کے آر کی صورت میں لیا ہوا ہے. تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ڈیٹ سروسنگ، قرضہ واپس کرنا along with interest. ایک لفظ بار بار آپ سنتے ہیں ڈیٹ سروسنگ. تو ڈیٹ سروسنگ کیا ہے؟ قرضہ واپس کرنا along with interest. 2020-21 میں ہم نے کوئی 12 ارب ڈالر واپس کیے، 21-22 میں ہم نے کوئی 13 ارب ڈالر پلس واپس کیے. ڈیو تو 17 ارب ڈالر تھے لیکن ہم نے 13 کیے کیونکہ سعودی عربیہ نے $3 بلین کا جو وہ تھا وہ پسپون کر دیا، 1 بلین کو چائنا نے پسپون کر دیا، ڈیلے کر دیا ہم سے پیسے لینا، تو 13 ارب ڈالر ہم نے واپس کیے. تو یہ آپ کا ڈیٹ سروسنگ ہے، قرضہ واپس کرنا along with interest. ایک اور فیکٹر جو اسی کے ساتھ لنکڈ ہے دیٹ از سرکولر ڈیٹ. سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ بجلی کی مد میں ان دا کانٹیکسٹ آف الیکٹریسٹی جو حکومت پاکستان پہ قرضہ جمع ہوا ہے دیٹ از سرکولر ڈیٹ. سمپل الفاظ میں ہر کوئی اس کو اپنے اپنے انداز میں ڈیفائن کرے گا. ایک طرف پہ ہم امپورٹرز آئل امپورٹ کر لیتے ہیں، گیس اور کوئلہ امپورٹ کر لیتے ہیں، وہ تو آگے پیسے پے کر دیتے ہیں اور پھر یہ حوالے کر دیتے ہیں حکومت پاکستان کے. اور پھر فار ایگزامپل حکومت پاکستان یہاں پہ کون؟ آئل کے کنٹیکسٹ میں پی ایس او، گیس کے کنٹیکسٹ میں سوئی سدرن، سوئی نادرن، اور پھر یہ کیا کر لیتے ہیں؟ گیس بھی تقسیم کر لیتے ہیں، آئل بھی تقسیم کر لیتے ہیں. اور یہ زیادہ تر سب سے زیادہ گیس اور آئل کس کو مل جاتا ہے؟ بجلی پروڈیوس کرنے والے ادارے جو پرائیویٹ ہے، دیٹ از کالڈ آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز. یہ تو ہمارے اوپر یعنی حکومت پاکستان کے اوپر جو امپورٹر کا قرضہ جمع ہوا ہے، جو آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کا قرضہ جمع ہوا ہے، تیسرا جو بینک سے حکومت پاکستان نے قرضہ لیا ہوا ہے اسی بجلی کی مد میں، اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ. جو پچھلے سال کے اختتام تک ہمارا تھا $2.3 ٹریلین اور اب فور شور $2,500 بلین پلس ہے. آپ لوگ وہ فگر دیکھ سکتے ہیں. تو سرکولر ڈیٹ آپ کو کلیئر ہو. اس کے بعد پھر جو اسی ریلیٹڈ ہمارا ایک اور بڑا فیکٹر ہے دیٹ از کالڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اکثر آپ جو بڑے بڑے اکانومسٹ کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو وہ ٹوین پرابلم مینشن کرتے ہیں ہماری اکانومی کے، یعنی جو سب سے بڑے 2 پرابلمز ہمارے ہیں، ایک ہے ہمارا دیٹ از بجٹ ڈیفیسٹ، دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کیوں بنتا ہے؟ ان سمپل ورڈز جو آؤٹ فلکس ہے اینڈ ان فلکس ہے آف ڈالر، وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس یہ اکاؤنٹ ہے، حکومت پاکستان اس کو ڈیل کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس نہیں. تو اس سے ہم ڈالر پے آف کرتے ہیں ٹو دا ایکسٹرنل سورسز. ڈالر آتا بھی یہیں پہ ہے. تو ہمارے ہاں جو بجٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جس میں آپ کے ایکسپورٹ بلز یہیں پہ آ رہے ہیں ارننگ، امپورٹ بلز یہیں سے پے آف کر رہے ہیں، لون جو ہم نے قرضے میں لیا وہ بھی یہیں پہ آ رہا ہے، جو لون ہم نے پے آف کیا وہ بھی یہیں سے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو باہر سے ریمیٹنسز آ رہے ہیں وہ بھی یہیں پہ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ بھی یہیں پہ آ رہی ہے. تو یہ سارا کچھ ملا کے جب ہمارے اس اکاؤنٹ میں، کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈیفیسٹ خسارہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں.
पिछले साल हमारा ये जो 4 साल गुजरा है माली साल, वो कोई 13 अरब डॉलर प्लस डेफिसिट है। ये फिगर्स एग्जैक्टली कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उससे पिछले साल तकरीबन कोई 8 बिलियन, शायद इससे भी कम था। 2018-19 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कोई 2 बिलियन था, और 17-18 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कोई 19 अरब डॉलर प्लस था। तो हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम डॉलर का बनता है वो करंट अकाउंट में बनता है। जब करंट अकाउंट में डॉलर का इशू बन गया तो ऑटोमेटिकली आपके फॉरेन रिजर्व्स का इशू भी बन गया। फॉरेन रिजर्व्स आपके कहाँ पे है? फॉरेन अकाउंट में। फॉरेन अकाउंट में जो फाइनल पेमेंट आप करते हैं वो फॉरेन अकाउंट से होती है, तो उधर भी क्राइसिस आ गया और वो डॉलर में होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो। एक चीज़ और जो आपको क्लियर होना ज़रूरी है, दैट इज़ जो प्रिंटिंग ऑफ PKR है, जो रुपये को हम प्रिंट करते हैं, वो प्रिंटिंग करते हैं हम अगेंस्ट रिजर्व्स। हमारे रिजर्व्स किस में हैं? एक डॉलर में, दूसरा यूरो में, तीसरा जापानीज करेंसी यन में, रियाल में और पाउंड में। पाउंड, डॉलर, यूरो, रियाल, यन, ये हमारे इसमें रिजर्व्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गोल्ड में भी हम गोल्ड के अगेंस्ट भी प्रिंटिंग करते हैं। गोल्ड में हमारे रिजर्व ज़रूर पड़े हुए हैं स्टेट बैंक के पास, लेकिन प्रिंटिंग उसके अगेंस्ट नहीं करते हैं। प्रिंटिंग हम इन 5 करेंसीज के अगेंस्ट करते हैं, प्राइमरीली डॉलर। ठीक, तो आप जब स्टेट बैंक रिजर्व्स की बात करेंगे तो इसका मतलब सिंपल 2 हैं। वो जो हमने करेंसी में रिजर्व्स रखे हुए हैं, वो जो हमने गोल्ड में रिजर्व्स रखे हुए हैं। करेंसी में 5 करेंसीज में रिजर्व्स रखे हुए हैं, पाउंड, यूरो, रियाल, यन और डॉलर, और प्राइमरीली डॉलर। आजकल एक और करेंसी भी हम ऐड करने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड युआन, जब चाइनीज करेंसी। तो रिजर्व्स उसमें हम रखने लगे हैं। दूसरा, हम गोल्ड में रिजर्व्स रखते हैं। अच्छा, जो डॉलर रिजर्व्स हैं, साथ में ये भी नोट कीजिएगा, आप लोगों को ये भी पता हो कि जब मुल्क में डॉलर प्रिंटिंग की बात हो रही थी, प्रिंटिंग की आप किसकी अगेंस्ट होती है? इन चीज़ों के अगेंस्ट होती है। ठीक, एक चीज़ और याद रखिएगा, दैट इज जब आपके मुल्क में रिजर्व्स कम होते हैं तो इसका मतलब क्या? डॉलर रिजर्व्स कम होते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट करेंसी कौन है? डॉलर है। उसी में हमारा ट्रेड या बकिया जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सारा कुछ उसी में डील हो रहा होता है। ऑलराइट, उसके बाद फिर जो हमारी PKR की जो डीवैल्यूएशन है, अभी तो मैंने आपको करेंसी प्रिंटिंग बता दी किसके अगेंस्ट करते हैं। अब है डीवैल्यूएशन ऑफ PKR। रुपी जो डिवैल्यू होती है, डिप्रिशिएट करती है, वो क्यों करती है? सबसे बड़ा रीज़न इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर। अगर डॉलर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पे? स्टेट बैंक में, कमर्शियल बैंक्स में, स्टॉक एक्सचेंज में। स्टेट बैंक में, कमर्शियल बैंक्स में, स्टॉक एक्सचेंज में। अगर डॉलर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो रुपी स्टेबल होगी, अगर डॉलर की अवेलेबिलिटी कम है तो रुपी डिवैल्यू होगी। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई फिनोमेना है एक। दूसरा, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग ये एक फिनोमेना है, इंटरनेशनल फिनोमेना है। Whenever the state bank of a country prints more notes against the lesser reserves, मतलब क्या? रिजर्व्स आपके पास कम है लेकिन आपने प्रिंटिंग ज्यादा कर दी तो आपको रुपी डिवैल्यू करनी पड़ेगी। जिस तरीके से 2013-14 में हमने किया, 10-11 में हमने किया, प्रिंटिंग ज्यादा की, रिजर्व्स कम थे, डिवैल्यूएशन हमें करनी पड़ी। फॉर एग्जांपल, एक और भी रीज़न है, तो दैट इज़ जब आपके मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा हो, वो उसी में बेसिकली आ जाएगा कि डॉलर की अवेलेबिलिटी में। तीसरा, दैट इज़ जब आपने एक पॉलिसी अडॉप्ट की फ्रॉम आर्टिफिशियल कंट्रोल टू क्या कहते हैं, फ्री फ्लोटिंग। आर्टिफिशियल कंट्रोल से हम फ्री फ्लोटिंग पे चले गए। ये कैसे? आर्टिफिशियल कंट्रोल हमने रुपये की कैसे की थी?
लोन हमने लिया इन द फॉर्म ऑफ डॉलर एक्सटर्नल सोर्सेज से। स्टेट बैंक ने वो डॉलर रिलीज किया टू द कमर्शियल बैंक्स। उससे क्या हुआ, रुपी आर्टिफिशियली स्टेबल हुई, फॉर अ टाइम बीइंग स्टेबल हुई, लेकिन उससे हमें नुकसान क्या हुआ, लोन में बेतहाशा इजाफा हुआ। लोन में इजाफा हुआ, मजीद लोन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमने क्या कर दिया, मार्केट में डॉलर रिलीज करना हमने बंद कर दिया, आर्टिफिशियल कंट्रोल की पॉलिसी हमने स्टॉप कर दी, रुपी को फ्री फ्लोटिंग बना दिया, रुपी वो अफोर्ड ना कर सकी, डी वैल्यू हो गई। 2018 ऑनवर्ड जो रुपी की डिवैल्यूएशन की सबसे बड़ी वजह है वो ये है। और जो अभी कोई मार्च, अप्रैल, मई, जून में डिप्रिसिएशन हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, हमारे डॉलर रिजर्व्स डिप्लीट कर रहे हैं। सो 3 वजह मैंने बताई, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर, क्वांटिटेटिव ईजिंग, तीसरा आर्टिफिशियल कंट्रोल से फ्री फ्लोटिंग, इसकी वजह से रुपी डिप्रिसिएशन होती है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसेशन, मेल्ट डाउन। ग्लोबली हमने 3 बड़े क्राइसिस, बल्कि 4 क्राइसिस देख लिए। नंबर 1, 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हमने देखा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, मॉडर्न स्टेट्स में। दूसरा, हमने 1967 एंड ऑनवर्ड फाइनेंशियल क्राइसिस देखा। 2008 एंड ऑनवर्ड हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा। 4th, कोरोना के दौरान देखा। और अब जो वॉर इन यूक्रेन है, उसकी वजह से जो हम क्राइसिस देख रहे हैं, हमारे मुल्क में इस वक्त जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो क्या है, महंगाई है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबसे महंगा हमारे यहाँ ज़्यादा क्या हुआ है, फ्यूल हुए हैं। नंबर 1, आपका डीजल महंगा हुआ है, 110 रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ है। उसके अलावा फिर पेट्रोल हुआ है, 100 रुपये के करीब हुआ है। इसी तरीके से आपका 45% गैस महंगी हुई है, कोई 30% या 28% आपके यहाँ कोयला महंगा हुआ है। इसी तरीके से फिर जब ये चीज़ें महंगी हुई, ऑटोमेटिकली आपके बकिया सेक्टर्स पे इसका असर, बिजली महंगी होना, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स महंगे होना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स महंगे होना, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होना, एक एक चीज़ आपकी महंगी हो जाती है। उसकी वजूहात क्या है, नंबर 1, एक तो हमारी रुपी डिवैल्यू हुई, उसकी वजह से ये महंगाई है। दूसरा, यूक्रेन क्राइसिस है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस आ गए, तो फ्यूल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए, पूरी दुनिया में महंगाई आ गई, हमारे यहाँ भी आ गई। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स मिला के हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आया है, महंगाई आई है, ये भी आपको क्लियर हो। एक और चीज़ जो परचेजिंग पावर पैरिटी, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, मेरी और आपकी बीइंग सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, हम कितनी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक, अगर वो लोगों के ज़्यादा है तो इकानमी ज़्यादा बेहतर है, अगर वो कम है तो इकानमी क्राइसिस में है। उसके अलावा है पर कैपिटा इनकम। जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो बेसिकली लिंक्ड है पर कैपिटा इनकम के साथ, यानी मेरी और आपकी जो इनकम है पर मंथ वो कितनी है, पर एनम वो कितनी है, ये है पर कैपिटा इनकम। एक है पर कैपिटा इनकम इंडिविजुअल का, एक है पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। स्टेट ने जितनी भी अर्निंग कर दी उसको डिवाइड कर दें टोटल सिटीजन्स पे, पर कैपिटा इनकम हो जाता है। इसी तरीके से पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, स्टेट जो पर इंडिविजुअल यानी ओवरऑल जो खर्चा कर रहा है स्टेट, उसको पूरे जो हमारे 22 करोड़ आवाम है उस पर डिवाइड कर दे, वो पर कैपिटा इनकम आपका हो जाता है, सॉरी एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो पर कैपिटा इनकम, एक्सपेंडिचर आपको क्लियर हो। 2 चीज़ें और जो सबसे बड़ी हैं, दैट इज़ जीडीपी, लेकिन आसान अल्फाज में बताता हूँ। आपके मुल्क के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, वेदर वो एग्रीकल्चर से हो, वो सर्विसेज से हो, वो इंडस्ट्री से हो, इंडस्ट्री में आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, कीप दैट इन माइंड। तो इससे जितना भी प्लस बिजनेसेस से हो, सो विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री जो भी इकोनॉमिक जनरेशन एक्टिविटीज हो रही है, जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर, वो है आपका जीडीपी ग्रोथ रेट। एक तो आपका जीडीपी साइज है, ओवरऑल जीडीपी कितनी है। फॉर एग्जांपल इस साल जो हमारा गुजरा है
$395 بلین ہماری ٹوٹل جی ڈی پی سائز تھی. گروتھ کتنا تھا؟ 5.97 تھا. اس سے پچھلے سال کتنا تھا؟ 4.5% پلس تھا. تو اگینسٹ دا پریویس ایئر آپ نے گروتھ کتنا کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ. ایک ہے جی این پی. جی این پی ان سمپل ورڈز کیا ہے؟ پاکستانی نیشنلز within the territorial boundaries of the country or beyond. Within the territorial boundaries of the country and beyond, دونوں جو اکانومک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، جو دولت کریٹ ہوتی ہے، ویلتھ جنریشن ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی این پی. within the boundaries and beyond سب کچھ ملا کے that is جی این پی. کوشش کی کہ میں جتنے بھی بیلنس کیا کہتے ہیں اکنامی کے جو جتنے بھی ٹرمز ہیں وہ آپ کو سارے کلیئر کروا سکوں. تو کوشش کروں گا کہ اگلی کلاس میں بھی ایسی آپ کو شارٹ چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں. تھینک یو. دیٹس آل فار ٹوڈے.